हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। आज की ये वीडियो जो हमारी है, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि एमपीपीएससी एई का जो हमारा पेपर था वो हो चुका है 24 अगस्त 2025 को। अब हम आगे क्या करें, उसके पहले हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी एई कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर कट ऑफ हमारी एग्जाम का कितना जा सकता है। जैसा आप लोगों को पता होगा कि आंसर की हमारे द्वारा एनालिसिस की गई थी और आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, हमारा जो चैनल है उस पे आपको आंसर की मिल जाएगी। साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी हमने पेपर के साथ आंसर की को शेयर किया हुआ है, तो उससे एक अंदाजा लग चुका है कि हमारे जो मार्क्स है, हमारे मार्क्स कितने आ रहे हैं। ठीक है, आज अपन इस वीडियो के अंदर कट ऑफ की भी बात कर लेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे ये था कि सर नॉन टेक वाला जो सेक्शन है वो टफ आया हुआ था। ठीक है, नॉन टेक वाला सेक्शन जो है वो टफ आया हुआ था, लेकिन अगर मैं टेक्निकल की बात करें और सिविल इंजीनियरिंग में बात करें तो भैया टेक्निकल आपका टफ नहीं था। टेक्निकल आपका आप सिंपल टू मॉडरेट बोल सकते हो, और जो पढ़ाया आपको, जो आपसे टेस्ट सीरीज के अंदर पूछा वो आपको आया है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा था कि सर नॉन टेक जो है वो पता नहीं क्या पूछ लिया, कहाँ से आ गया। देखो, कहीं बाहर से नहीं आया है। नॉन टेक वही है जो आपके सिलेबस में दिया गया था। हाँ, हम लोगों ने जब एनालिसिस किया तो एनालिसिस में ये है कि हमारी जो टेस्ट सीरीज हुई है, जो हमने अभ्यास सेशंस किए हैं, उससे अगर अपन बात करें तो 30 to 35 क्वेश्चंस आपको एज इट इज मिल जाएंगे जो आपके पूछे गए हैं। 10 से 15 क्वेश्चंस जो आपके थे वो क्वेश्चन ऐसे थे कि क्वेश्चन सिलेबस वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका उन्होंने बदल दिया। आप बोल सकते हो लैंग्वेज वहां पे चेंज हो गई है, थोड़ा सा कंटेंट आपसे डीपली पूछ लिया गया है, कुछ घुमा फिरा के आपसे पूछ लिया गया है, जहां पे हम कंफ्यूज हो गए और हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर पाए। ठीक है, चलो वो भी बात अपन कंसीडर कर लेते हैं। आप लोगों को लग रहा है कि सर टफ आया है, चलो मैंने कंसीडर कर लिया कि टफ आया है। टफ आया है तो हर एक कैंडिडेट के लिए वो जो पर्टिकुलर सेक्शन आपका है एमपीजीके का, वो हर एक कैंडिडेट के लिए सेम था। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं, बहुत सारे बच्चों ने जैसे कि परीक्षा धाम लगाई हुई है और भी बुकों को फॉलो किया होगा, उससे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आया। हाँ, उससे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा सोच के चल रहे थे कि हमने जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, हमने क्वेश्चंस जो बुक से लगा लिए हैं, तो एज इट इज क्वेश्चन हमें यहाँ पे फ्रेम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एग्जाम्स ऐसी नहीं होती है कि आपको एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो जाए। आप लोगों ने देखा है कि नए तरीके से पूरे क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस डीपली आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो कोई एक सेक्शन के अंदर आपको इतना तो टफ लेवल आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल ही पूरा पेपर सिंपल नहीं आ जाएगा। अगर पूरा ही पेपर सिंपल बना देंगे तो बचेगा क्या, करने को क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा ना। ठीक है, चलो मान लिया पेपर टफ है, हर स्टूडेंट के लिए पेपर वो टफ हो गया। कौन सा सेक्शन आपका, पार्ट ए सेक्शन आपका टफ हो गया। लेकिन अगर उसके बाद भी बात करें तो हमारे जो इन हाउस क्लास स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी मैं बात करूं तो जब हमारा उनके साथ डिस्कशन हुआ, डिस्कशन में हमें ये पता चल रहा है कि बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चंस आपके किए गए हैं वो 30 to 35 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए के अंदर सॉल्व किए गए। दिक्कत जो हुई है वो 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में हुई है, और बाकी जब हमने आंसर की को एनालिसिस किया, बच्चों ने जब अपने क्वेश्चंस को मैच किया, तो इजीली उनके 30 से 35 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पार्ट ए के अंदर सही हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 30 to 35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं कि मैं एक एवरेज वैल्यू को ले लूं, 30 से 35 ना लेके अगर मैं एक एवरेज वैल्यू को यहाँ पे कंसीडर करूं, तो एक एवरेज वैल्यू में यहाँ पे 30 क्वेश्चंस की ले लेता हूं कि मोस्ट ऑफ द बच्चों के जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चंस आपके अप्रोक्स सही हो रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो लगभग आप बोल सकते हो कि 90 मार्क्स जो हमारे हैं वो हमारे सेक्शन 1 में आ सकते हैं। ठीक है, 90 मार्क्स जो हैं वो 90 मार्क्स आपके यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन अगर अपन वहीं पे दूसरे सेक्शन को लें, दूसरा सेक्शन मतलब कि हम टेक्निकल वाले पार्ट को लें, पार्ट बी को लें, तो पार्ट बी तो आपका बिल्कुल ही मतलब जो है सिंपली आपसे पूछा गया है, बहुत ज्यादा टफ आपसे नहीं पूछा गया है। हाँ, 2 3 4 क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि आपको लग सकता है कि ये बाहर से आए हुए हैं, लेकिन बाहर से नहीं आए भाई, हमने तो पढ़ाया है। जो बच्चे हमारे इन हाउस क्लास बच्चे हैं उन्होंने भी देखा हुआ है, उनको कंप्लीट सिलेबस बताया हुआ है। ठीक है, इवन आप लोगों ने देखा होगा
कि जो यूट्यूब पर लास्ट में हमने इन्वायरमेंटल एक्ट वाली आपको वीडियो प्रोवाइड की थी भाई, वहां से भी आपके एज इट इज 2 से 3 क्वेश्चन आपके एज इट इज आ चुके हैं, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी का भी आपने देखा होगा कि हमने प्रैक्टिस सेशंस डाला था, उससे भी आपका एज इट इज क्वेश्चन जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपके एज इट इज उठ के आ गए, ठीक है। तो जिन बच्चों ने फुल कोर्स लिया हुआ था, फुल कोर्स जो पढ़ रहे थे, ठीक है, उनको पता है कि सारी चीजें पढ़ाई गई थी और सारा जो कंटेंट है पेपर के अंदर जो पूछा गया वो एज इट इज आया है, कोई भी उसके अंदर चेंज नहीं आया, ठीक है। कि बहुत ज्यादा बाहर से आपसे कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया या बहुत ज्यादा हैवी आपका क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो ये पार्ट बी के अंदर अप्रोक्स अगर मैं बात करूं ना, तो बहुत सारे बच्चों ने तो 90 तक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया। कितना क्वेश्चन सॉल्व किया है? 90 तक भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। लेकिन फिर भी मैं अगर ओवरऑल की अगर बात करूं, तो ओवरऑल की मैं बोले देता हूं कि भैया नहीं हुए, बाकी लोगों से नहीं हुए 90 क्वेश्चन। तो फिर भी एक एवरेज अगर मैं बात करूं ना, तो भाई 70 क्वेश्चन तो आपके इजीली यहाँ पे सही हो सकते हैं, ठीक है। 70 क्वेश्चन आपके यहाँ पे इजीली हो सकते हैं सही। और 70 क्वेश्चन अगर आप सही मान रहे हो, और इसमें अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो तब भी आपका ये यहाँ पे आप देखोगे तो 210 आपके मार्क्स बनते हैं ना। कि इस सेक्शन के अंदर आप 210 मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। 210 आपके मार्क्स आ सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे एवरेज 30 की बात की है कि एवरेज आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के सही हो रहे हैं। और 70 में यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि 70 भैया आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं, 210 आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं। लगभग आप देखोगे तो लगभग आपका ये आंकड़ा जो है वो 300 का आंकड़ा यहाँ पे आ जाता है। दोनों को मिला के आपका 300 का आंकड़ा यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। मतलब 300 नंबर यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। एक अप्रोक्स अपन ने यहाँ पे जो डेटा एनालिसिस किया उसके बेसिस पे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो अपना अपना ओपिनियन अलग हो सकता है आप कुछ और तरीके से सोच रहे हो। आप लोगों को लग रहा होगा कि सर नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। भाई बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं जो एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे क्वेश्चंस को टिक मार्क करते हैं, एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को टिक किया जाता है, ठीक है। इनकरेक्ट अगर होने की संभावना बात करें तो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 क्वेश्चन अपन मान के चलें कि इनकरेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप 10 नंबर और इसमें से कम कर दो, अगर मैं मानूं तो 10 नंबर और आप कम कर दो, तो भाई 290 मान के चलो, ठीक है। आप 290 यहाँ पे मान के चल सकते हो। लेकिन मेरा जो एनालिसिस बोलता है वो आपका ये बोल रहा है कि भाई एवरेजन 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं, 90 मार्क्स आपके हो गए। और 70 एवरेजन अगर मैं बात करूं, ठीक है, बहुत सारे बच्चों के तो ज्यादा भी हैं, मेरे पास ऐसे बच्चे हैं जिनके हुए हैं सही, ठीक है। तो 210 अपन यहाँ मान रहे हैं, तो ये आपका 300 का यहाँ पे हो गया। उसके बाद भी अगर मैं बात करूं, तो मेरा प्रेडिक्शन यही बोलता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर 290 से 300 की रेंज में आते हो, 290 से 300 की रेंज में अगर आप आ रहे हो, तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू कॉल मिल जाए, ठीक है। इंटरव्यू कॉल जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, इंटरव्यू कॉल आपका हो जाएगा 290 से 300 के बीच में। ये प्रेडिक्शन थोड़ा सा यूआर कैटेगरी का जो है, यूआर कैटेगरी के प्रेडिक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, 290 से 300, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे हैं, भाई मैंने देखा है ऐसे हैं जो कमेंट करेंगे, अरे सर कैसे बोल दिया आपने 30 क्वेश्चन। भाई हमने भी एनालिसिस किया है, हमने पढ़ाया है, ठीक है। उस बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है, उस बेसिस पे मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। उस बेसिस पे अब देखो क्वेश्चन उन लोगों से बिल्कुल नहीं बने जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई की, ठीक है। जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा नहीं है, बस पेपर उठा के देने के लिए चले गए, उनको तो पेपर टफ लगेगा, पूरा पेपर टफ लगेगा। लेकिन जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा था, रेगुलर टेस्ट सीरीज लगा रहा था, रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस कर रहा था, उसको पता है कि पेपर जो आपका था, पेपर आपका टफ नहीं था। अगर आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ते ना, तो आप इजीली, मान लिया मैंने, चलो आपकी बात के अकॉर्डिंग मैं मान भी रहा हूँ कि हाँ चलो मान लिया हमने टफ है, फिर भी एमपी जीके को आप एनालिसिस करोगे तो 30 से 35 क्वेश्चन आपके इजीली सही होते हैं, अगर आपने कायदे से पढ़ा होता तो। कंटेंट को सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने ऑब्जेक्टिव की बुक उठा ली और ऑब्जेक्टिव को आप टिक मार्क करते जा रहे हो, आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते जा रहे हो, तो देखो भाई एज इट इज ऑब्जेक्टिव तो नहीं बैठेगा आपका, क्योंकि नॉन टेक आपका है, ठीक है। एज ए टीच तो नहीं बैठेगा। हाँ अगर आपने कंटेंट पढ़ के आप गए थे, पूरा थ्योरी आप पढ़ के गए थे, तो इजीली आप 30 टू 35 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। 10 से 15 क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि आपको दिक्कत आई होगी आपको सॉल्व करने में, क्योंकि लैंग्वेज उनकी चेंज आपको देखने को मिली होगी, ठीक है, लैंग्वेज चेंज देखने को मिली होगी, या फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपसे थोड़ा सा डीप पूछ लिया है, ठीक है। तो अगर यूआर कैटेगरी की बात करें, तो यूआर कैटेगरी में मेरे अकॉर्डिंग 290 से 300 के बीच में आपको इंटरव्यू कॉल जो है वो आपको मिल जाएगा,
ठीक है। अब अगर अदर कैटेगरी की बात करें तो जैसे ओबीसी आपका हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, तो इसमें से आप थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हो, 5-10 नंबर का आपका और वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। इससे ज्यादा वेरिएशन तो होता नहीं है। ठीक है, कि आप सोचो कि बहुत ज्यादा यहाँ पे वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो प्रिडिक्शन है, ये प्रिडिक्शन है कि ये कट ऑफ जो आपका है, ये कट ऑफ आपका यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, क्लियर, जा सकता है। जिस हिसाब से लग रहा है, जिस हिसाब से बच्चों का रिव्यू आ रहा है कि सर कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व हुए हैं, कितने हमने सही किए हैं, जो एनालिसिस उन्होंने किया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे किसी का 250 आ रहा है, किसी का 260 आ रहा है, कोई 300 पार भी हो रहा है। मेरे पास 300 पार वाले भी बच्चे हैं जो 300 पार भी कर रहे हैं। ठीक है, 300 पार वाले भी बच्चे हैं ऐसे, जिनके नंबर 300 पार भी हो रहे हैं। ठीक है, तो एक जनरल प्रिडिक्शन की बात करूं तो एक जनरल प्रिडिक्शन मेरे अकॉर्डिंग ये आपका यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो कट ऑफ की अपन ने यहाँ पे बात कर ली, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं कि अब जिन बच्चों का मान लो कि स्कोर अच्छा नहीं हुआ है, दिक्कत हो गई है, और नॉन टेक में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उनका क्वालिफाइंग, अब आपको पता है कि इस सेक्शन के अंदर, अगर इस सेक्शन के अंदर आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% नहीं आते हैं, तो आपका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। मतलब पार्ट बी का तो आपका मूल्यांकन होगा ही नहीं अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं होता है। ठीक है, और इंडिविजुअल सेक्शनल जो कट ऑफ आपका है वो आपको क्वालिफाई करना है 40% फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। ठीक है, तो अब आगे क्या, एमबीपीएससी था, हो गया है, अब आगे क्या करें, आगे समझ नहीं आ रहा है। इसी को लेके बैठे, बहुत सारे बच्चे इसी को लेके बैठे हुए हैं कि पेपर अच्छा आया, पेपर बन सकता था, लेकिन हमने थोड़ी सी मिटकारी कर दी, हमने पढ़ाई नहीं की और पेपर हमसे गड़बड़ हो गया है। ठीक है, पेपर गड़बड़ हो गया है। तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि आगे क्या, आगे हम क्या करें, हमारे पास आगे क्या गोल है, हम उसकी बात करें। तो इसके लिए आपको एक चीज समझना है, जैसा मैंने अभी आपको क्या बोला कि भैया आप इस चीज को लेके बैठे हुए हो, आपको समझ नहीं पड़ रहा है कि अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरा पेपर बिगड़ गया है, बस हम बैठे हुए अपना सर ऐसा पकड़ के बैठे हुए। ठीक है, ठीक है, चलो अपन बात करें तो एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पे समझेंगे, एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पे समझेंगे, व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट की अपन बात करते हैं। व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या। ठीक है, अब ये आगे क्या की बात करें, देखो ऐसे भी बच्चे इसके अंदर आ जाएंगे जिनका स्कोर अच्छा हो रहा है और जिनको लग रहा है कि मेरा पेपर यहाँ पे निकल जाएगा, मुझे इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स जो हैं वो कम आए हुए हैं, वो अपने रिजल्ट से डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। ठीक है, कि यार मैं कर सकता था अच्छा, लेकिन नहीं हो पाया मेरे से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं, ठीक है, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पे एक चीज आप समझना, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, जैसे एक सबसे अच्छा एग्जांपल आता है आपका ये स्नैक का। स्नैक का एग्जांपल आप समझना, जैसे आपको पता है कि जो स्नैक आपका होता है इसका एक कैचुली इसकी होती है। ठीक है, अगर ये जो स्नैक आपका होता है, सांप जो आपका होता है, अगर यह अपनी कैचुली को, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो ना ये स्किन, ठीक है, ये कैचुली इसकी हो गई है। ठीक है, तो अगर ये जो सांप आपका है अगर अपनी कैचुली को नहीं निकालता है, नहीं निकालता, कैचुली इसकी नहीं निकल रही, ये इसी कैचुली के अंदर है। ठीक है, कैचुली के अंदर है, मतलब कैचुली को अपना जो है उसको नहीं छोड़ रहा है, अपने साथ पकड़ के बैठा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये इसको पकड़ के बैठा रहेगा ना, इसको नहीं छोड़ेगा ना, ये मर जाएगा, उसी के अंदर फंस के मर जाएगा। ठीक है, ये बाहर नहीं निकल पाएगा, ये मर जाएगा वहीं पे। लेकिन अगर आपको पता है कि हमारा जो ये सांप है, अगर ये अपनी कैचुली को छोड़ देता है, ये इस चीज को छोड़ देता है, तो एक तरीके से इसको आप बोल सकते हो ये यंग हो जाता है, नया हो जाता है। ठीक है, नया जीवन इसके पास आ जाता है, आप इस तरीके से इसको ले सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, दैट इज द लॉ ऑफ रिसेट। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो लॉ ऑफ रिसेट। अब जो हुआ है वो छोड़ो, जो हो चुका है छोड़ो, आप जितना अच्छा कर सकते थे आप उतना अच्छा करके आए हो। ठीक है, मानता हूं अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसके मुताबिक, आप डिसअपॉइंटेड हो गए अपने आप से। ठीक है, कहीं ना कहीं गलती हमारी भी रही होगी कि हम बेटर परफॉर्म नहीं कर पाए, हम बेटर परफॉर्मेंस वहां पे दे सकते थे। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसी चीज को लेके बैठे रहे, उसी चीज को लेके बैठे रहे। ठीक है, जो हो गया है हो जाने दो, आगे का अपने को सोचना है। और आगे का जो सोचना है, तो आगे का हमारा सोचना क्या हो, तो आगे का अगर अपन सोचें, आगे 2025 के अंदर हमारे पास 2025 के अंदर हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटी, 2025 में हमारे पास और भी अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ बेटर कर सकते हैं।
क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें इस साल नौकरी लेना है, तो हम 2025 में और भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम वहां पे बेटर कर सकते हैं। जो गलतियां हमसे यहाँ पे हुई हैं वो गलतियां हमारी यहाँ पर ना हो, ठीक है। लेकिन उसके लिए आज से ही आपको करना पड़ेगा, पीछे जो चीजें हुई हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, आप उसको लेके बैठे नहीं रह सकते हो। जैसे अगर बात करें तो आपको पता है एमपी पीजीसीएल, एमपी पीजीसीएल का आपका एई और जेई का पेपर आपका होने वाला है, आप इसको टारगेट कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस ऑलमोस्ट आपका हो चुका है क्योंकि आप एई की तैयारी कर रहे थे, सेम आपका सिलेबस जो है वो इसके अंदर भी आना है। कुछ पार्ट है जो नहीं पूछा जाएगा, कुछ पार्ट है जो आपका एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो एमपी पीटीसीएल जेई का भी आपके सामने एक टारगेट है, आप जेई को भी टारगेट यहाँ पे कर सकते हो। एसएससी, एसएससी में भी आपको पता है कि लगभग आपका एसएससी जो है 1700 पोस्ट के साथ आपका लगभग अप्रोक्स 1700 पोस्ट के साथ आपका ये एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ये एग्जाम भी आपका होना है। उसके बाद नवंबर दिसंबर तक आपका आरआरबी जेई, आरआरबी जेई भी आपका होने वाला है। क्या होने वाला है? आरआरबी जेई भी आपका होने वाला है। तो एक हमारे सामने ये भी टारगेट है। और मोस्ट अवेटेड एग्जाम आपकी सब इंजीनियर, जिसका भैया सबको बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, तो सब इंजीनियर का एग्जाम भी आपका होने वाला है। वो लगभग यहाँ पे भी बोला गया है ऐसा कि भाई 900 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो हमारे सामने एक ये भी टारगेट है, सब इंजीनियर भी है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो इसके बाद हमारा फिर से टारगेट यहाँ पे एई बनेगा। फिर से हमारा टारगेट क्या बनेगा? हमारा एमपीपीएससी एई टारगेट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आपको पता है कि भाई दिसंबर मंथ जो हमारा होता है, तो दिसंबर 2025 में आपको नेक्स्ट एमपीपीएससी एई का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एमपीपीएससी एई का आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और इसकी जो परीक्षा होगी वो आपकी नेक्स्ट ईयर होने वाली, 2026 में आपकी परीक्षा होने वाली। अब आपके पास समय भी है, आप इसको भी टारगेट कर सकते हो। जो गलतियां इस बार हमारी एमपीपीएससी एई के अंदर हुई हैं, वो गलतियां हमारी नेक्स्ट एई के अंदर ना हो, ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट एई की परीक्षा आपकी होगी और दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो भैया देखो आगे चल के आपका इलेक्शन ईयर आ रहा है, चुनाव होना है। और आपको पता है कि जब भी हमारे इलेक्शंस पास में आते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी जो है, वैकेंसी आपकी निकाली जाती है। और भी इसका रीजन है, आपने देखा होगा इस बार हमारी वैकेंसी बहुत ज्यादा कम आई थी, मतलब लगभग 23 पोस्ट जो थी वो हमारी यहाँ पे आई हुई थी, ठीक है। 23 पोस्ट पे हमारी परीक्षा हुई, तो बहुत ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे सरकार ने देनी नहीं थी हमें, ठीक है। तो एक ये भी रीजन है कि इसके अंदर जो इन्होंने पोस्ट को इंक्रीज नहीं किया। देखो, आप देखो सब इंजीनियर जो आपका होने वाला था, इसका भी अनाउंसमेंट 150 पोस्ट पे हुआ था और इसको इन्होंने पोस्टपोन्ड करके कहाँ पे ले गए? इसको पोस्टपोन्ड करके ये जनवरी 2026 लेके चले गए। और यहाँ पे क्या बोला इन्होंने कि ये जो परीक्षा आपकी होगी 900 पोस्ट पर हो, ठीक है। इन्होंने कंबाइंड कर दिया क्योंकि आगे इनको भी पता है कि इलेक्शन ईयर है, हमें वैकेंसी ज्यादा यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो एमपीपीएससी ए भी आपको दिसंबर में देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ठीक है। अच्छी वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी दिसंबर 2025 में। तो आप वापस से एमपीपीएससी ए को टारगेट कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको आज से ही पढ़ना पड़ेगा। अब आप ऐसा मत सोचो कि भैया दिसंबर में नोटिफिकेशन आएगा, नेक्स्ट ईयर में पेपर होगा, नहीं। जो गलतियां अभी हुई हैं उन गलतियों को सुधारना है और हमें अच्छे से यहाँ पे पढ़ाई करना है। तो आपको टारगेट बराबर बना के रखना है, आपको पढ़ाई कंटिन्यू में रखना है, आपको छोड़ना नहीं, आपको छोड़ना नहीं, ठीक है। छोड़ना नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा आपका, ठीक है, बिल्कुल होगा। याद रखना जैसा मैंने आपको बताया कि भाई आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। और आपको टारगेट अपना सेट करना पड़ेगा। आप एक चीज को लेके नहीं बैठे रह सकते हो कि मेरा यही का पेपर बिगड़ गया है, तो अब हमारे सामने कुछ नहीं है, छोड़ो इसको और हम तो कुछ काम वगैरह देख लेते हैं। ऐसा नहीं है भाई, आप बिल्कुल नजदीक हो, आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है, आप सिलेक्शन ले लोगे, ठीक है। और हमारे सामने अभी वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि वैकेंसी नहीं है। हमारे पास एमपी पीजीसीएल एई जेई है, पीटीसीएल है, एसएससी आरआरबी सब इंजीनियर और नेक्स्ट एमपी पीएससी एई, ठीक है। ये हमारे पास वैकेंसी यहाँ पर है, हम इन एग्जाम्स को टारगेट यहाँ पर कर सकते हैं। और इनके सिलेबस को भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको नॉन टेक वाले सेक्शन में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? आपको नॉन टेक वाले सेक्शन के अंदर आपको चेंजेस जो है वो चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्या देखने को मिलेंगे? चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी
उस वीडियो के अंदर मैं आपको एमपीपीजीसीएल की अगर बात करें तो एमपीपीजीसीएल एई और जेई का जो स्ट्रेटजी है, सिलेबस है, इस पे अपन बात करेंगे कि किस तरीके से अपन इस एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि इसका जो पैटर्न है, पैटर्न भी आपका रिलीज हो चुका है। तो एमपीपीजीसीएल एई का जो पेपर आपका होने वाला है, इसके अंदर 25 आपके नॉन टेक्निकल एंड 75 आपका टेक्निकल पूछा जाना है। तो यहाँ तो आप स्ट्रांग हो गए हो ना। ठीक है, चलो उसमें मान लिया आपने वीक थे, बट यहाँ पे आप स्ट्रांग हो। आपका टेक्निकल 75 मार्क्स का और 25 जो क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं वो आपके नॉन टेक के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न आपको, वहीं एमपीपीटीसीएल की बात करें तो एमपीपीटीसीएल के अंदर आपको 60-40 का यहाँ पे कंटेंट देखने को मिलेगा। 60 टेक्निकल और 40 आपका नॉन टेक रहने वाला। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। हमारा आगे का टारगेट जो है वो, हमारे आगे का टारगेट ये सारी एग्जाम्स है, इन सबको आपको टारगेट पे रखना है। पढ़ाई नहीं छोड़ना है, आपको कंटिन्यूटी में रखना है। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं भैया, एमपीपीजीसीएल की जो लास्ट डेट आपकी थी वो आपकी बढ़ चुकी है। ठीक है, 31 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो। तो जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म को जरूर भर दें। ठीक है, और वापस से अपन फिर से वही चीज पे आ जाते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, लॉ ऑफ रिसेट। ठीक है भैया, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, दिमाग में रखना है। एक ही चीज को लेके बैठे नहीं रहना है कि मेरा पेपर बिगड़ गया, मेरा पेपर बिगड़ गया, अब मेरे से नहीं होगा, मेरे से ये नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अपने को ये बनना है भाई, वापस से हम निखर के आएंगे यहाँ पे। ठीक है, वापस से हम बाहर निखर के आएंगे। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो हमारा फर्स्ट थंबनेल था, इसके अंदर आपका लिखा हुआ था रिसेट, रीस्टार्ट और री इन्वेंट। ठीक है, ये लॉ ऑफ रिसेट आपका है। और हम इसी तरीके से क्या करेंगे, इस बार 2025 के अंदर नौकरी तो लेंगे। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर तो बनना है या जूनियर इंजीनियर बनना है, तो सरकारी नौकरी तो आपको मिलेगी। बस बस आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है भैया, आपको टारगेट रखना है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी जो एग्जाम्स हैं वो एग्जाम्स हमारे पास हैं। ठीक है, अगले 4 से 5 महीने के अंदर आपकी बहुत सारी ये एग्जाम्स होने वाली है। ठीक है, तो एक जनरल डिस्कशन था इस वीडियो का, जो मोटिव था एक जनरल डिस्कशन था, एक कट ऑफ को लेके भी था, और एक हमारा ये था कि आगे अपन क्या तैयारी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब एक अनाउंसमेंट और हमारा है, एक अनाउंसमेंट है, ये हमारे उन बच्चों के लिए है, उन बच्चों के लिए है जिन्होंने हमारे ऑनलाइन कोर्स को लिया था, एमपीपीएससी एई ऑनलाइन कोर्स को लिया था। ठीक है, उन बच्चों का एक क्वेश्चन है कि सर आपने सब सुना सुना कर दिया है। सुना सुने से मतलब ये है कि एई का पेपर हो चुका, और एमपीपीएससी एई का जो हमारा बैच था रिद्धि सिद्धि, इसके अंदर भी हमने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करा दिया था। ठीक है, तो अब उनको क्लासेस नहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि क्लासेस अभी नहीं हो रही हैं, क्योंकि सिलेबस हो चुका था। तो उनके लिए एक अनाउंसमेंट है कि भैया, जो बच्चे हमारे एमपीपीएससी एई के एमपीपीएससी एई के रिद्धि सिद्धि बैच में एडमिशन लिया हुआ था, और जो बच्चे हमारे अभ्यास अभ्यास सेशन में थे, जो बच्चे हमारे अभ्यास सेशन में थे टेस्ट सीरीज के लिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, इन लोगों के लिए ये अनाउंसमेंट है कि भैया, आप लोगों के लिए जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चंस आपका है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस या एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो आपकी कंटिन्यू रहेगी, वो आपकी कंटिन्यू रहेगी। आप रिद्धि सिद्धि बैच को बिल्कुल टारगेट करें नेक्स्ट एई के लिए, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस आप लोगों के लिए कंटिन्यू रहेगी। इसमें और क्वेश्चन अपन ऐड करेंगे, और क्वेश्चन अपन ऐड करेंगे, और क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। और इसके साथ साथ आपकी जो बाकी एग्जाम्स हैं, उन बाकी एग्जाम्स में भी आपको हेल्प मिलेगी। जैसे कि एमपीपीजीसीएल एई की आप तैयारी कर रहे होगे, तो आपका अगर इस बैच में आपने एडमिशन लेके रखा हुआ था, तो इस बैच के अंदर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस जो मिलने वाली है, तो वो आगे चल के आपकी जो भी एग्जाम्स होने वाली है उन एग्जाम्स में हेल्प आपको करेगी। ठीक है, तो ये एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी इसके अंदर कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है, पहली बात। और आपको बता दूं कि ये एमसीक्यू प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू हो जाएगी नेक्स्ट वीक से। ठीक है, नेक्स्ट वीक से आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज जो है वो आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि भैया हमने भी क्या है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लिया, कंटिन्यूटी में आपको पढ़ाया, कंटिन्यूटी में पढ़ाया, दिन भर आपकी क्लासेस हुई, दिन भर आपके प्रैक्टिस सेशन हुए, और आपकी टेस्ट सीरीज भी टाइमली आपकी करवाई गई है। ठीक है, टाइमली आपकी करवाई गई है। तो थोड़ा सा हमारी भी टीम ने यहाँ पे रेस्ट ले लिया कि भाई अब मंडे से हम फिर से जोर शोरों से
आपकी जो प्रैक्टिस सेशंस है वो प्रैक्टिस सेशंस यहाँ पे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक डिटेल्ड डिस्कशन में आपके साथ करूंगा एमपी पीजीसीएल सिलेबस को लेकर, ठीक है, और किस तरीके से अपने को उसका रोड मैप प्रिपेयर करना है एई के लिए। साथ ही साथ हम सब इंजीनियर एग्जाम की भी बात करेंगे कि सब इंजीनियर एग्जाम जो 900 पोस्ट के साथ होने वाला है, तो किस तरीके से हमें इस एग्जाम को भी पैरेलली टारगेट करना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।